हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक काम करना है, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना, याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई ऐसा ही वीडियो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो या फिर चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, जब भी चैनल पे अपलोड होगा तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप कुछ मिस आउट नहीं करेंगे। और एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके चेकआउट कर लेना। तो वहां से ई नोट्स और ई बुक्स भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी की शुरुआत करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, कुल मिला के 15 क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, पूरे डिवीजन वाइज लेके रखे हैं। डिवीजन वाइज का मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट 1 से है, कुछ इस कॉन्सेप्ट से है, कुछ उस कॉन्सेप्ट से है। तो वैसे पूरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने ला करके रख दिए गए। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्या लिखा है? A bend in a level road has a radius of 100 meter. Find the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding. ठीक है, what is going to be the maximum speed if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.8. ठीक है, तो भैया एक ऐसा रोड है जो कि लेवल रोड है लेकिन कर्व्ड है, जिसका रेडियस है 100 मीटर के बराबर। अब उस रोड का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है 0.8 के बराबर। फ्रिक्शन तो है ही ना रोड के ऊपर। अब आपको निकालना है कि भाई क्या मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ एक बाइक राइडर जो है ना, वो एक कार राइडर जो है वो टर्न कर सकता है अपनी कार को, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इस सवाल को एक बार खुद से अप्रोच कर सकें। ठीक है, उसके बाद फिर अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हो गया बेटा? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। अब जरा देखना शुरू करो क्या हो रहा है इस पूरे सवाल के अंदर। ठीक है, तो अब बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस कितना है इसका? 100। इसका रेडियस कितना है सर? 100 के बराबर है। तो जो गिवन डेटा है ना, एक बार जरा वो लिख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, मतलब वी आपको निकालना है। ठीक है सर, विच अ कार टर्निंग दिस बेंड में हैव विदाउट स्किडिंग इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.8। इट्स एज सिंपल एज दैट। देखो बेटा क्या होता है, जब कोई कार है, ठीक है, अगर वो किसी कर्व्ड रोड से निकल रही है, तो जब तक वो कर्व्ड पाथ को ट्रैवल कर रही है तब तक द कार इज इन बेसिकली सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब तक कार इस कर्व्ड पाथ को ट्रैवल कर रही है तब तक द कार इज इन सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स काम करता है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से? ये आया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन दरअसल जरूरी है ताकि कर्व्ड पाथ से गाड़ी जो है ना वो निकल जाए। ठीक है, तो अपन इसमें लिख देंगे कि this centripetal force is basically provided by the force of friction. This centripetal force is provided by the force of friction. This centripetal force is provided by the force of friction. It's as simple as that. ठीक है, अब जो चीज मैंने यहां पे लिखी है ना, अगर इसी को मैं शानदार सी मैथ्स में लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स F सबस्क्रिप्ट C इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? mv²/r। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला तो μr होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये r है, क्या वो रेडियस है? बेटा ये वाला r रेडियस है, लेकिन वो वाला r क्या होता है? रिएक्शन फोर्स। हम पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = μr। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? mv²/r और इज इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? r की जगह पे mg आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक m से एक m जो है वो निपट गया। तो जब आप यहाँ पे v का स्क्वायर निकालेंगे तो v का स्क्वायर तेरे पास में क्या हो जाएगा? म्यू r g के बराबर हो जाएगा। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई ध्यान देते हुए चलना, v का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई म्यू क्या है तुम्हारे पास सर? म्यू का मतलब अपने पास कितना है? म्यू इज 0.8। ठीक है, म्यू इज बेसिकली 0.8।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, तो रेडियस अपने पास हो चुका है 100 के बराबर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, तो सर जी की वैल्यू अपन कितनी लेके चलेंगे, 9.8 लेके चलेंगे। ठीक है, चलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वी स्क्वायर कितना बचेगा अपने पास में, तो यहाँ पे 98 इंटू 8 कर देंगे, चलेगा। ठीक है, ये 100 था ना, तो अपन इसको 9.8 की जगह 98 और 0.8 की जगह पे 8 कर देंगे। तो भाई 800 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो 784 के आसपास अपन पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, 784 पहुंच गए। तो जब v स्क्वायर 784 है तो v तेरे पास कितना हो जाएगा सर, ये 28 के आसपास आएगा। जी सर 28 आएगा। ठीक है, तो ये v तेरे पास कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 784, और रूट ऑफ 784 इज बेसिकली 28। तो अपना एग्जैक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ऑप्शन नंबर ए पर जरा टिक लगा लेना, और फिर आपको लेके चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। मेरे ख्याल से आपको यहां तक का फंडा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलेगा आपको इतना, चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है सर, बढ़िया, आगे बढ़ा जाए अब जरा इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, अ बकेट कंटेनिंग 4 kg ऑफ वाटर, 4 ग्राम नहीं 4 kg ऑफ वाटर इज टाइड टू अ रोप, जिसका लेंथ कितना है 2.5 मीटर की इसकी लेंथ है, एंड रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल इन सच अ वे दैट द वाटर इन इट जस्ट डज नॉट स्पिल ओवर व्हेन द बकेट इज इन द इवन इन द अपसाइड डाउन पोजीशन। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बकेट एट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। जी की वैल्यू को आराम से आप 10 लेके चल सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, बहुत तुमने इसके ऊपर शॉर्ट्स देखे होंगे, रील्स देखे होंगे। एक रस्सी लिया, ठीक है, रस्सी के एंड पे ना एक बकेट को बांध दिया, ठीक है, और बकेट में रखा है पानी। अब इसको घुमाए जा रहे हैं धड़ 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 करके, तो फिर वो जो बकेट है ना उसका पानी जो है वो स्पिल ओवर नहीं कर रहा, वो जो बकेट का जो पानी है वो स्पिल ओवर नहीं कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के तरफ काम करता है और सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से बाहर काम करता है, तो इन फोर्सेस की वजह से वो पानी बैलेंस कंडीशन में रहता है और वो स्पिल ओवर नहीं करेगा। लेकिन अगर यहां पे ला करके रोक दिया तो भाई आपके साथ हादसा होने वाला है। पहली बात तो पानी गिरेगा, और उसके बाद तो भाई वो पूरी बाल्टी गिरेगी ना। ठीक है, तो बाल्टी गिरेगी, पानी गिरेगा, गए तुम। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये जो पूरा कहानी है इसमें क्या हुआ है कि रस्सी लिया है 2.5 मीटर की, बकेट में है पानी 4 किलोग्राम का, घुमाए जा रहे हैं इन द वर्टिकल सर्कल। तो भैया टॉप पोजीशन पर क्या वेलोसिटी होगी और बॉटम पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होगी, ये आपसे पूछ करके रखा हुआ है। तो मैं इसका पूरा आपके सामने ना डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, इसका पूरा डायग्राम आपके सामने बना दूं मैं एक बार। भाई ये अपने पास मान लिया वर्टिकल सर्कल है, यहां बनाता हूं। ये मान लिया अपने पास में क्या है, इसका वर्टिकल सर्कल है जहां पे अपन घुमा रहे हैं। अब क्या है, वो जो बाल्टी बनाऊंगा ना मैं, तो जरा ध्यान देते हुए चलना, बाल्टी बनाऊंगा बाल्टी। ठीक है, तो यहां से अब वो तो रस्सी से बंधी हुई बाल्टी है, तो ये अपन बना रहे हैं इसकी पूरी बाल्टी। आए हाय, यहां पे तो उल्टी रहेगी ना बाल्टी, यहां तो बाल्टी उल्टी रहेगी। अब यहां पे क्या रहेगा सर, जब एकदम यहां पे आ जाएगा तो ये रहेगी इसकी पूरी बाल्टी। ठीक है, तो एक बाल्टी वो टॉप पोजीशन, ये आ गई है बॉटम पोजीशन। इसके अंदर पानी भर दो भाई, इसके अंदर पहले भर दो पानी। तो अच्छा, पानी जो है ना वो स्पिल ओवर नहीं कर रहा है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। पानी जो है वो स्पिल ओवर नहीं कर रहा है, पानी जो है वो स्पिल ओवर नहीं कर रहा है, इस बात का आप जरा खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये सर्कुलर पाथ था अपने पास, तो मैं इसको एक काम कर रहा हूं, ये रस्सी से पूरा बंधा हुआ है, तो ये सर्कुलर पाथ जो है वो ट्रैवल किया जाएगा, ये सर्कुलर पाथ जो है वो ट्रैवल किया जाएगा। ठीक है, आप जरा ध्यान देते हुए चलना। तो रस्सी बना दूं मैं एक बार अच्छे से, जी सर रस्सी बना दी जाए, सेंटर पकड़ो इसका, सेंटर, ये रस्सी। ठीक है, तो भैया वो जब रस्सी यहाँ पे टॉप पे जा रही है, ठीक है, फिर जब वो नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ जाएगी। तो मैं इसका ना ये दोनों ही पोजीशंस ऐसे मार्क कर देता हूं। हालांकि रस्सी अपन जानते हैं क्या होगा इसके साथ। ठीक है, ये घुमा दिया रस्सी ने। अब क्या पूछा हुआ है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी और लोवेस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी। तो भैया हाईएस्ट पॉइंट पे इस तरफ जाएगी वेलोसिटी, इसको बोल देंगे VH, और लोवेस्ट पॉइंट पे इस तरफ जाएगी वेलोसिटी, इसको बोल देंगे VL। ठीक है, तो ये अपने पास लोवेस्ट पॉइंट है, VL बोल देंगे, और ये अपने पास हाईएस्ट पॉइंट है, इसको VH बोल देंगे। ठीक है, अब सर कहाँ पर क्या वेलोसिटी होती है वो जरा गौर करते हुए चलना। तो पहले कहा पूछा व्हाट इज द स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये तो फॉर्मूला बेस होता है बेटा, ये होता है पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस। ठीक है, तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, पहले आपसे पूछ लिया है वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट,
तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। सर वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जी आर। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है सर, ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज अंडर रूट ऑफ जी आर। जी की वैल्यू अपन जानते हैं, आर की वैल्यू भी अपन जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस? भाई साहब रेडियस गिवन तो था, ये जो रेडियस था ना यही तो था सर 2.5 मीटर। रस्सी की लेंथ कितनी है यार? 2.5 मीटर है। तो भाई रस्सी, जब ये बकेट जो है वो टॉप पोजीशन पर रहेगा तो रस्सी यहां से यहां तक की रहेगी ना, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। और जब फिर ये रस्सी घूम करके बकेट को घुमा करके यहां तक ले आएगी, लोएस्ट पोजीशन पे यहां हो जाएगी। आया समझ में? चमका कुछ? ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट कर दे, कुछ नहीं रखा इसके अंदर अब तो, ठीक है। जी का मतलब 10 और आर कितना होता है 2.5, सॉल्व करना 25 और सॉल्व करके देख ले भाई 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ चुका है वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब निकालते हैं सर वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, बी वाला पॉइंट ले लेते हैं। अब निकालने वाले हैं अपन वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। अब निकालने वाले हैं अपन वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होती है? वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5 टाइम्स जी आर, ठीक है। वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स जी इंटू आर हो जाएगा। भाई साहब जी इंटू आर कितना आ चुका था? सर जी इंटू आर तो 25 आ रहा था ना, ठीक है। 25 इंटू 5 कर दे, 25 इंटू 5 कर दे तो 125, ठीक है। अब एक बात जरा सुनना बेटा, हाईएस्ट की वेलोसिटी कितनी आ चुकी है? 5 मीटर पर सेकेंड, वो की वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट टू लोएस्ट का पूछा हुआ है और यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस मौजूद है, तो जरा ध्यान देना बेटा। यहाँ पे क्या होता है? 5 मीटर पर सेकेंड तो खैर ठीक है, दोनों में आ रही है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे दो हमारे पास मौजूद हैं जहां पे 5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन अपन को ये चेक करना है कि लोएस्ट पे क्या आएगा। तो भाई दो ऑप्शन है, एक में 11.2 दिख रहा है, एक में 10.7 दिख रहा है, ठीक है। अब जरा चेक करते हुए चल, यहां पे आ रहा है रूट ऑफ 125, ठीक है। अगर रूट ऑफ 121 भी होता ना तो ये 11 के बराबर हो जाता, ठीक है, बिकॉज 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो अगर रूट ऑफ 121 होता तो ये 11 के बराबर पहुंच जाता। लेकिन यहाँ रूट ऑफ 125 मतलब 11 से बड़ी वैल्यू आ रही है। 11 से बड़ी वैल्यू वाला कौन सा ऑप्शन है? तो 11 से बड़ी वैल्यू वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली 11.2 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑब्वियसली 11.2 मीटर पर सेकेंड होगा एट द लोएस्ट पॉइंट। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लिख देंगे अपन इसको कि 11.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वाला भी हो चुका है डन, ये वाला भी हो चुका है डन। और मेरे ख्याल से पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा। बस मैं आपको एक बात जरा बता दूं कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने करके रखा है। इस एक वीडियो आया था मेरा जिसका नाम था मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना इस वीडियो के नाम से मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। वहां पे कैसे निकालोगे टेंशन, क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और क्या होगा किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी, वो सब करवा चुका हूं बेटा उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, ठीक है। आया समझ? तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आया समझ? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले ओके बढ़िया। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अ वेटलेस थ्रेड कैन बियर अ टेंशन अप टू 3.7 किलोग्राम वेट। अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम इज टाइड टू इट एंड रिवॉल्व्स इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी? भाई एक बात समझना, अगर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी की बात करी जाए या फिर मैक्सिमम टेंशन की बात करी जाए तो वो आपको देखने को मिलता है एट द लोएस्ट पॉइंट। वो आपको देखने को मिलता है एट द लोएस्ट पॉइंट। अगर आप देखें इसमें अच्छे से तो यहां पे होगा मिनिमम टेंशन, और जब वर्टिकल सर्कल में ये जो बॉडी है वो एकदम बॉटम पे पहुंच जाती है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, जब वर्टिकल सर्कल एग्जीक्यूट करने के टाइम पर जब ये बॉडी एकदम बॉटम पे पहुंच जाती है, एकदम नीचे पहुंच जाती है, तो यहां पर वेलोसिटी भी मैक्सिमाइज कर जाती है और टेंशन भी मैक्सिमम हो जाता है। तो इस सवाल का जो तात्पर्य है वो ये है कि बेटा यहां पे सोचो एकदम बॉटम वाले पॉइंट पे होगा, ठीक है। ये जो बॉडी होगी एकदम बॉटम वाले पॉइंट पे होगी, तभी टेंशन मैक्सिमम होगा, तभी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है बेटा? तो स्टोन का मास कितना है?
सर 500 ग्राम मतलब 0.5 kg, ठीक है। अब यहाँ पे सर फोर्स जो है ना वो फोर्स देके रखा है 3.7 kgWT। ये kgWT का मतलब क्या होता है बेटा, किलोग्राम वेट कहते हैं इसको, और इसको kgf भी कहा जाता है, ठीक है। kgf मैंने बोला, कई लोग के दिमाग में कुछ और ही आ गया, ठीक है, kgf को लेकर के। भाई kgf जो है ना वो भी दरअसल ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की, ठीक है। तो कभी अगर आपको दिख जाए कहीं लिखा हुआ 1 kgf, इसका मतलब होता है 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। 1 kgf का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसी को ना आप प्यार से 1 किलोग्राम वेट भी कह सकते हो। क्या कहते हो इसको आप बड़े प्यार से 1 kgf को आप 1 किलोग्राम वेट भी कह सकते हैं। और 1 किलोग्राम वेट जो होता है ना बेसिकली वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर। ये तब होगा जब आपने g की वैल्यू को 9.8 लेके चला, ठीक है। अगर आप ऐसा मानते हो कि g तो भैया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपन मान के चलेंगे, तब जा करके आप दरअसल ये तो एक सेकेंड ये न्यूटन, अरे भैया जाओ रे, मीटर ये न्यूटन आएगा, न्यूटन ये आएगा न्यूटन में। तो 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट को आप 9.8 न्यूटन बोल सकते हैं। कब, जब आप जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि भैया अपन तो जी को 10 लेके चलेंगे, तो भैया फिर आपके लिए यहां पर भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स को फिर आपको 9.8 न्यूटन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप इसको सिंपली 10 न्यूटन लेकर के चल सकते हो, ठीक है। तो ये जो अपने पास है ना ये kgf, ये बेसिकली क्या होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की। और यहीं पे एक और शानदार सी चीज आई थी बेटा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं और तुम्हें याद होगा, ठीक है, मैंने कहा था कि एक जीएफ जो होती है, मैंने क्या कहा था बेटा, एक जीएफ जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है 980 डायन के बराबर। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये अपन लोगों ने बकायदा प्रूव भी किया है कि एक जीएफ जो होती है ना वो 980 डायन के बराबर होती है। और यहाँ पे जीएफ का मतलब क्या होता है, ये ग्राम फोर्स होता है, ठीक है। अगर तुम कुछ और सोच रहे हो तो उसको सोचना बंद करो। और दूसरा, कई लोग तो बोल रहे हैं सर सही है, ये तो दिल की बात आपने कर दी, एक जीएफ तो 980 डायन के बराबर होती है। भाई रुक जा, डायन नहीं है, इसको डाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको डायन नहीं बोलते, इसको डाइन बोलते हैं। तो ये फैक्ट है भाई, ये ऐसा अपन ने मजाक में थोड़ी लिख दिया, ये फैक्ट है। एक जीएफ बराबर किसके होती है, 980 डाइन के बराबर, ठीक है। कभी नहीं बोलना कि डायन के बराबर होती है, बोलना है डाइन के बराबर होती है, ठीक है। समझ गया अपन इस बात को। हालांकि अभी अपन को काम पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले का, अब इसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे तो जरा ध्यान देना इसके ऊपर। हाँ जी, तो यहाँ पे कहता है 3.7 kgWT था, 3.7 किलोग्राम वेट था। भाई जब 1 किलोग्राम वेट होता है 10 न्यूटन के बराबर, तो 3.7 किलोग्राम वेट जो है वो कितना हो जाएगा, 37 न्यूटन के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चलो बढ़िया शानदार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवॉल्व्स इन अ वर्टिकल सर्कल। इसका रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है इसका 4 मीटर। व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल सी बात है भाई, क्या ही एकदम नाजुक सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। जरा गौर करेंगे, अपन एक वर्टिकल सर्कल मारूं क्या, कहां मारूं, एक काम करो, वहीं करूंगा, यहीं करूंगा, इधर ही बनाऊंगा डायग्राम, ठीक है। चल स्टोन लेने, स्टोन, ठीक है। तो एक स्टोन अपन ने लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि रस्सी ने, रस्सी तो कुछ इस तरह रस्सी ले ली अपन ने, ठीक है। अब देख क्या हो रहा है भाई, इसकी जो वेलोसिटी है, मान लिया ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये रहेगी इसकी वेलोसिटी, ये रहेगी इसकी वेलोसिटी। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी वेलोसिटी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देख क्या होगा, इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ, बोलो हाँ, ठीक है। इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ, बोला अपन ने हाँ mg, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर काम करेगा टेंशन, बोला अपन ने t, ठीक है। अब भाई साहब लिखते हुए चलो ना इसको, ये हो जाएगा वेट इसका mg, ऊपर हो जाएगा टेंशन t। अब देख बेसिकली होता क्या है ना कि ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा मतलब वो तो जाएगा नेगेटिव, उसका एक्सेलरेशन भी जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो टोटल फोर्स यहाँ पे जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, mg, नीचे वाली को प्लस लेने का और ऊपर वाली को माइनस लेने का, ठीक है। क्या सिखाया मैंने बेटा, नीचे वाली को हमेशा प्लस लेने का और ऊपर वाली को हमेशा माइनस लेने का। तो नीचे वाला mg प्लस में और t माइनस में, टोटल फोर्स तो इतना ही काम कर रहा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मास कितना है बॉडी का, चल मास m ले ले। और एक्सेलरेशन कितना होता है सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v² बाई r, लेकिन आप इसको नेगेटिव लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है।
बिकॉज वो ऊपर की तरफ काम करेगा ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब एक काम करो ना, यहाँ पे इसको फेंको तो कितना बन जाएगा अपने पास, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी माइनस एम जी, ठीक है। तो भाई साहब अभी एक काम करते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर को रखो, बाकी यहाँ पे जरा वैल्यूज तो पुट करना एक बार यार। तो यहाँ पे अपने पास में टेंशन कितना था, मैक्सिमम टेंशन था अपने पास में कितना, वही 3 पॉइंट्स, मतलब ये टेंशन था ना अपने पास 37, दिस वॉज द टेंशन, 37 वॉज द टेंशन। तो 37, उसके बाद मास कितना है 0.5 और जी कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 37 माइनस कितना 5, कितना हो जाएगा 32, ठीक है। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, अपने को तो वी स्क्वायर निकालने से मतलब है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू 32। तो आर कितना अपने पास, रेडियस वॉज, जल्दी आओ रे, रेडियस वॉज 4 मीटर, और नीचे अपन कर देंगे मास, तो बॉडी का मास कितना था सर, बॉडी का मास था 0.5 kg, ठीक है। तो 0.5 मतलब 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 32 इंटू क्या हो जाएगा 8, 240 प्लस 16 256, ठीक है। 256 आ जाएगा अपने पास में क्या, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो v कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 256, और इसका रूट करेंगे तो 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, दरअसल यहाँ पे मुझे निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। भाई ये क्या निकली है, ये तो निकली है लीनियर वेलोसिटी, ये क्या निकली है, ये निकली है सर लीनियर वेलोसिटी। अब मुझे निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, तो नाउ ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। भाई v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा v अपॉन आर। व्हाट इज द वेलोसिटी सर, ये 16 है। व्हाट इज द रेडियस सर, रेडियस अपने पास कितना था, 4 के बराबर था, रेडियस वॉज 4, तो अपने पास कितना हो जाएगा 4, और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, तो 4 रेडियन पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, हो चुका है, डन 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 डन। तो भैया 16 अपॉन 4 बोले तो 4, 4 अपना ऑप्शन था क्या, यस सर बिल्कुल बाकायदा अपना ऑप्शन 4 के बराबर था, ठीक है। तो भाई इसको तुम एक काम करो, नोट डाउन करो पहले तो जो गिवन डेटा है, एक बार जरा इसको नोट डाउन कर लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन, चलें सर आगे बढ़ें। और उसके बाद फिर कैसे इसको मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन, यस सर हो गया, ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। A body under the action of a force, ये given है force, acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be, क्या होगा इस बॉडी का मास। भाई एक सिंपल सी बातें को बता रहा हूँ, सुनते हुए चलना। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। अब जरा ध्यान देना बेटा, फोर्स कितना है तेरे पास सर, फोर्स है 6 माइनस 8 और 10, ठीक है। 6 माइनस 8 और उसके बाद था 10 के कैप, और इसको अपन डिवाइड करेंगे मास से। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी यार, तो बॉडी का मास था, अच्छा मास ही तो निकालना है, एक्सेलरेशन गिवन है क्या, ओके ओके ओके, एक्सेलरेशन गिवन है तो अपने को मास निकालना है। तो भैया बस सिंपल चीज है, मास क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो भैया एक्सेलरेशन चल 1 के बराबर हो गया, फोर्स कितना है 6 माइनस 8, अरे सिंपल हो गया यार, मैं दरअसल ए निकालने के पीछे निकल गया था, ठीक है। और ए कितना अपने पास में 1 के बराबर था, इतनी सी बात थी बस, और तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, भाई सिंपल बचेगा 6i माइनस 8j प्लस का 10k, 6i माइनस 8j प्लस का 10k, दिस इज द मास, दिस इज बेसिकली मास। और ऑब्वियसली यार मास तो है ना अपने पास ये वेक्टर नोटेशन में जो आ रहा है, ये भी कुछ इसको अपन ऐसा मान ले क्या, 1 i कैप और 0 j कैप 0 k कैप। तो बेसिकली मेरे को इसका निकालना पड़ेगा यार मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक सेकेंड यार, गलत तो वहां तक भी नहीं है, गलत तो वहां तक भी नहीं है, बट क्या हो गया ना कि एक बार मेरे को दिख गया कि मास में वेक्टर्स आ रहा है, वो अपने को पसंद नहीं है, वो होता भी नहीं है ना, मास स्केलर क्वांटिटी होती है ना भाई। तो अपन एक काम करते हैं इसमें इत्मीनान से, पहले फोर्स का तुम यार मॉड्यूलस ही निकाल लो, ठीक है। जैसे निकालोगे ना फोर्स का मॉड्यूलस, तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर,
और नीचे कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 200, ठीक है। क्या इसको अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100 कर सकते हैं क्या, यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो 10√2, ठीक है, 10√2 10√2 kg, मतलब अपने पास हो जाएगा ये कितना, ऑप्शन डी 10√2 kg अपने पास में आ गया इसका ऑप्शन डी, जो कि सही ऑप्शन होना चाहिए 10√2। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। हो गया पूरा फंडा क्लियर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चले सर ओके, अब आ जाओ बेटा इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला वाला सवाल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट। अगर फोर्स इतना अप्लाई कर दिया गया है, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t = 3 सेकंड क्या होगा। एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, और जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना। जल्दी सेल्फ ट्राई करना प्लीज। चले भाई स्टार्ट ले लें। तो अपन ने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व तो करके देख लिया होगा, जो भी आंसर आ गया होगा वो कमेंट सेक्शन में तो आपने भेज ही दिया होगा, ठीक है। अब जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट। तो पहले मास लिख लें अपन, इसका 3 kg के बराबर इसका मास है। ओके सर 3 kg इसका मास हो गया। उसके बाद क्या है बेटा यहाँ पे, अ फोर्स ऑफ 6t² + 4t। एक तो वेक्टर ऊपर से इक्वेशन, तो 6t का स्क्वायर ऊपर और प्लस 4t। तो फोर्स है अपने पास कितना है, 6t का स्क्वायर और उसके बाद कितना है 4t, और ये अपने पास जे कैप है। चलो बढ़िया आगे बढ़े। उसके बाद क्या है, अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t = 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t = 3 सेकेंड्स। अब जरा पूरी कहानी में फोकस करना बेटा। यहां अगर इंटीग्रेशन लग गया, जी हाँ, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, मतलब t = 0 पर वेलोसिटी वाज आल्सो 0 के बराबर, ठीक है। तो वेलोसिटी चाहिए एट t = 3, और गिवन ये है कि जब t = 0 था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी, 0 थी, बिकॉज इनिशियली मतलब t = 0, इनिशियली मतलब t = 0, बॉडी वॉज एट रेस्ट, मतलब u = 0, ठीक है। अब देख क्या करना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पे निकालनी है वेलोसिटी। भाई फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सर, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए वेलोसिटी, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू होता होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन को मैं dv/dt लिख सकता हूँ, लिखना ही पड़ेगा, तभी तो मैं यहाँ से दरअसल उम्मीद बनती है कि निकल पाएगी वेलोसिटी, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, तो यहाँ से dv क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देयरफॉर जो dv है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, f/m, और उसके बाद क्या हो जाएगा dt। सही जा रहा हूं क्या मैं, तो dv क्या हो जाएगा, f/m × dt हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको अपन करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट, ठीक है। इसका अपन करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी आएगा इंटीग्रेशन बाय dv। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनली कुछ तो हो चुकी होगी। यहाँ पे वेरिएबल ऑपरेटर जो है ना वो dt है, मतलब टाइम इज द वेरिएबल। तो भाई टाइम की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी है 3, बिकॉज आपको तीसरे सेकंड पे ही निकालना है, 3 सेकंड तक ही निकालना है, ठीक है। चलो तो एक काम करें, dv का इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, कितना बचा v बचा। ओके सर, इसका तो बचेगा v, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू भाई फोर्स अपॉन मास करना पड़ेगा। तो मास कितना अपने पास 3 के बराबर था, तो जब उसको अपन डिवाइड करेंगे ना 3 से, तो 6t का स्क्वायर की जगह 2t का स्क्वायर बचेगा, आई कैप प्लस यहाँ पे 4 अपॉन कितना बचेगा मास, और मास कितना अपने पास, मास है अपने पास में कितना बेटा 3, हाँ जी, मास अपॉन मास 3 है, तो अपने पास ये कितना बच जाएगा 4/3, और t बचेगा, और j कैप बचेगा एब्सोल्युटली। और इसका चल रहा है अभी इंटीग्रेशन, इसका हुआ नहीं था इंटीग्रेशन, इसका इन प्रोसेस था, तो इसका चल रहा है इंटीग्रेशन, इसका भी चल रहा है 0 से 3 तक चल रहा है, यहाँ पर भी 0 से 3 तक चल रहा है, ठीक है। तो भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो v - 0 करेंगे, v ही बचेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना भाई, अच्छा मास तो, अरे अगर ऐसा होता ना सिर्फ 6 होता तो यहाँ पे t³ / 3 तो निपट जाता, बट ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2 को रखा अपन ने बाहर, और t² था क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या बचेगा, ये अपॉन 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा t³, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। उसके बाद t का जो इंटीग्रेशन है वो t²/2 हो जाता है, t² अपॉन क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो t² रह गया, लोअर लिमिट हो गई अपर लिमिट हो गई, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा ध्यान देते हुए चलना, तो वेलोसिटी - 0 इज वेलोसिटी, तो यहाँ पे रखेंगे 2/3, उसके बाद 3 का, अच्छा यहाँ पे 3 3 = 9, 3 = 27, तो ऐसा हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस कर देना फिर लोअर लिमिट को भी, बेफिक्र हो बेटा। उसके बाद कितना हो जाएगा ये 2/3, बोलो हाँ, तो 2/3। अब एक काम कर, अपर लिमिट पुट कर, 3 3 = 9 हो गया, 9 - 0 हो गया, बस निपट ही गया। अच्छा आई कैप जे कैप भूल गया यार, भूल गया, यहाँ पे आएगा आई कैप,
ओके ओके ओके, और यहाँ पे आएगा जे कैप। तुम ऐसी गलती मत कर देना भाई, ठीक है, आई कैप जे कैप भूल मत जाना, लिख देना, भूल ना जाना। ये अपने पास आई कैप हो गया, अपने पास जे कैप हो गया, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब अपने पास क्या बचेगा बेटा, सिर्फ वैल्यूज को पुट ही तो करना बचा है। अपने पास आ तो रही है वेलोसिटी, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर ले एक बार। 27/3 करेंगे तो कितना बचेगा 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो हो जाएगा 18 आई कैप। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, तो आ जाएगा 6 का जे कैप, ठीक है। सही जा रहा हूं क्या, माइनस तो नहीं था बीच में, माइनस तो नहीं था, यस सर नहीं था, तो अपना आंसर कितना आ गया 18 आई कैप और 6 जे कैप। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब ऐसा, 18 आई कैप, भाई एकदम एकदम घुस ही गया मैं तो। 18 आई कैप 6 जे कैप, ऑप्शन सी जो है वो होगा एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, 18 आई कैप और 6 जे कैप, ठीक है। टिक लगा लो इसके ऊपर, और ये रहेगा तुम्हारे पास में इसका बहुत ही खूबसूरत सा डिटेल्ड सोल्यूशन, ठीक है। पक्का, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। तो वेलोसिटी आ चुकी है 18 आई कैप 6 जे कैप, ऑब्वियसली ये आएगा इन मीटर पर सेकेंड, वो तो खैर बोलने की बात नहीं थी, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में आ गया अपना आंसर। चलो ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आफ्टर 5 सेकेंड इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट था अपने पास कितना 400 ग्राम का, कम्स बैक विद अ स्पीड 25 मीटर per second. What is the speed of the other part just after explosion? ठीक है, एक्सप्लोजन के जस्ट बाद क्या स्पीड होगी ये आपसे पूछा हुआ है भाई। एक बार सेल्फ ट्राई कर लो, सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो इसके ऊपर बनता है यार। चलो भाई फिर बढ़िया। तो अब इस सवाल में क्या लिख के रखा हुआ था, मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको। तो क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऊपर जाने वाली स्पीड को हम प्लस लेके चल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स। भाई 5 सेकेंड के बाद ये फूट गया, ठीक है। जब ये 2 पार्ट्स में फूट गया तो उस समय क्या वेलोसिटी थी वो तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। सवाल दरअसल पूरा मास और वेलोसिटी के बीच में ही खेल रहा है, इसका मतलब होगा तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही फंडा अप्लाई, ठीक है। तो एक काम करो, इसका इनिशियल वेलोसिटी वो 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इसको दी है अपन ने 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए कितना हो जाएगा -g, मतलब कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 5 सेकंड के बाद ये एक्सप्लोड हो रहा है, तो 5वें सेकंड पे क्या थी वेलोसिटी वो निकाल लें अपन। तो 5 सेकंड के बाद ये एक्सप्लोड हो रहा है, तो 5वें सेकंड पे क्या थी वेलोसिटी वो निकाल लें। तो v इज द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ 1 kg मास, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ 1 kg मास एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन। जब एक्सप्लोजन हुआ तब क्या वेलोसिटी थी उसकी बात की जा रही है, एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन। जब एक्सप्लोजन हुआ तो क्या वेलोसिटी थी उसकी यहां पर बात की जा रही है। तो भैया एक काम करो, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80, जरा ध्यान देना अच्छे से। v इज इक्वल टू क्या होता है सर, u प्लस 80 होता है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी चल नहीं पता, इनिशियल क्या मार दिया अपन ने 100 के बराबर, a कितना हो गया -10, टाइम कितना था 5। तो दिस इज द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मास 1 kg, ठीक है। 1 kg के मास की वेलोसिटी थी कितनी 50 मीटर पर सेकेंड जब वो फूटा। जब वो फूटा ना तो वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, एक था 400 ग्राम का और एक था कितना 600 ग्राम का, बचा वो 600 ग्राम, ठीक है। तो 400 ग्राम जो है ना दैट बेसिकली कम्स बैक विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। बेटा जब ऊपर जाने की वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव तो नीचे आने की वेलोसिटी विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो जरा ध्यान देना, ये जो वेलोसिटी है ना दिस इज वेलोसिटी ऑफ कमिंग बैक टेकन एज नेगेटिव, दिस इज द वेलोसिटी कमिंग बैक तो टेकन एज नेगेटिव। तो 400 ग्राम वाला जो है ना वो कम्स बैक एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द 600 ग्राम वाला पार्ट, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, मैं इसको लिख दूं कि 400 ग्राम इसका मतलब है 0.4 kg, 400 ग्राम इसका मतलब क्या है 0.4 kg कम्स बैक विथ 25 मीटर पर सेकेंड। कम्स बैक मतलब पीछे की तरफ वापस आ रही है और नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 25, ठीक है। ऊपर जाने वाला प्लस, नीचे आने वाला माइनस, ठीक है। कम्स बैक विथ 25 मीटर पर सेकेंड दैट इज -25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस वेलोसिटी को आपको निगेटिव लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन जरा इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अपन जानते हैं कि टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम फाइनल। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, व्हाट इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम? तो भाई इनिशियल मोमेंटम के लिए मास इनटू वेलोसिटी कर लो। तो भाई इनिशियली मास क्या था सर? इनिशियली मास था इसका 1, और इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी भाई? जब वो फूटा, जिस समय वो फूटा उस समय क्या थी वेलोसिटी सर? 50 थी। ठीक है, तो ले लिया 50 इज इक्वल्स टू, ध्यान देना फाइनली क्या हुआ है। ठीक है, तो फाइनली होने पे ये हुआ है कि फाइनली दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक था 0.4 और एक था 0.6 वाला। तो 0.4 वाले के पास में स्पीड क्या दिया आपने? इसको दी सर माइनस का 25। ठीक है, और अब जो बचा 0.6 वाला उसके पास क्या स्पीड दोगे? वही तो निकालना है। अब जो बचा 0.6 वाला उसको क्या स्पीड दोगे? वही तो नहीं पता, वही तो निकालना है। ठीक है, अपने पास कितना हो जाएगा? ये 50 इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करता ना तो वो आता 100 के बराबर। जब 0.4 से करूंगा तो आएगा 10 के बराबर, प्लस कितना हो जाएगा? 0.6v। तो भाई साहब 0.6v जो है वो आ जाएगा 60 के बराबर, तो v आ जाएगा 60 अपॉन 0.6। अब ध्यान दे, बहुत प्यारी बातों को बता रहा हूं। ठीक है, हमने क्या चीज पकड़ी है कि अगर कोई चीज कम बैक, मतलब अगर कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, कोई चीज अगर मान ले नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी को अपन क्या लेके चल रहे हैं बेटा? माइनस लेके चल रहे हैं। पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? अगर कोई चीज ऊपर जा रही होगी तो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, हमने लिया ना। ठीक है भाई, जब उस बॉडी को मैंने फेंका था ऊपर की तरफ, तो जब मैंने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका तो दिख रहा है मैंने u को -100 थोड़ी लिखा है। जब मैंने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका था तो मैंने u को लिखा है प्लस का 100, मतलब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है प्लस, नीचे आएगी तो माइनस। ठीक है, अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना बेटा, 10 और 1 0 मतलब 100, तो ये 100 मीटर पर सेकेंड आ रही है, एंड दैट टू पॉजिटिव आ रही है। अगर 100 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो देयरफॉर 0.6 kg अपन क्या लिख देंगे? 0.6 kg मूव्स अपवर्ड्स। ठीक है, अपन क्या लिख देंगे? 0.6 kg जो है ना वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मूव्स अपवर्ड्स विथ क्या वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? दिस बेसिकली मूव्स अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। दिस बेसिकली मूव्स अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ कितना है बेटा? 100 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपको सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। मैं यहाँ पे सेपरेशन डाल दूं ताकि आप इत्मीनान से इसको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड इज गोइंग टू बी योर आंसर। अपवर्ड्स था भाई, देखिए यहाँ पे अच्छा खेला है। एक था 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, एक है 100 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। आपको समझना है कि प्लस में आ रहा है इसका मतलब अपवर्ड ही होगा ना। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे ये रहेगा आपके पास में इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले सर आगे बढ़ेंगे। अब आपको लेके आ रहे हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, 600 - 2 10 to the power 5 t के बराबर। ठीक है, वेयर f इज इन फोर्स, f इज द फोर्स इन न्यूटन एंड t इज इन सेकेंड्स। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स 0 एज सून एज इट लीव्स द बैरल। ठीक है, जैसे ही बुलेट ने बैरल को लीव करा वैसे ही इसके ऊपर फोर्स जो है वो 0 हो गया। तो ये बहुत ही तगड़ा फोर्स काम कर रहा है, बट बहुत ही छोटे समय के लिए काम कर रहा है। तो एक ऐसा फोर्स जो कि बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है, लेकिन जब बहुत कम समय के लिए काम करता है तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है इंपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? इट लीव्स द बैरल। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इंपार्टेड टू द बैरल? ठीक है, बुलेट। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इंपार्टेड टू द बुलेट, ये अपने को निकालना है। इंपल्स बेसिकली क्या होता है? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, या फिर आप इसको फोर्स इनटू चेंज इन टाइम भी कह सकते हो। ठीक है, कैसे भाई? मैंने क्या बोला कि इंपल्स जो है ना वो होता तो है चेंज इन मोमेंटम। ये बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, नाउ आप एक बात जानते हो बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स। तो देयरफॉर चेंज इन द लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। तो भैया अब देयरफॉर अब सिंस इंपल्स भी तो खुद वही होता है चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। भाई मसला है यहाँ पे अंतर है। अगर मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम तो ये बन जाएगा फोर्स। अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ चेंज इन मोमेंटम तो ये बन जाएगा इंपल्स। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? फोर्स इनटू डेल्टा टी। बोलो हाँ।
ठीक है, यस सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही होगी आपको। तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ टाइम्स डेल्टा टी हो जाएगा, एफ टाइम्स डेल्टा टी हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक का पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है? जी सर, यहां तक का फंडा तो सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। आई इज इक्वल टू डेल्टा पी या फिर एफ टाइम्स डेल्टा टी, ठीक है। हालांकि सवाल में कहीं मोमेंटम का जिक्र नहीं है, पर फोर्स का जिक्र है, टाइम का जिक्र है, ठीक है। तो यार डेल्टा टी अगर मैं कर दूंगा ना, अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं ऐसे, तो देयरफॉर इम्पल्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं करूं उसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं करूं इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, एफ डेल्टा टी मत लिखना, डी टी लिखना, ठीक है। तो टाइम इनिशियल, टाइम फाइनल, ठीक है। तो भैया अपन को टाइम तो चाहिए पड़ेगा फाइनल, इनिशियल तो क्या ही होता है, वो तो जीरो के बराबर ही होता है, लेकिन टी फाइनल निकालना पड़ेगा ना भाई। अब वो अपन कैसे निकालेंगे, एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी बात यहाँ पे लिख के रखी हुई है, तुम समझ पा रहे हो पूरी चीज को? अगर तुम्हें लगा ना कि हाँ भैया हर चीज समझ में आ रही है, तो भाई जरा वीडियो पे प्यार बरसाओ, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चले, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुलेट पे फोर्स तो हो चुका है जीरो, ठीक है, बहुत ही प्यारी बात है। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो। अब सर इससे अपन टाइम कैसे निकाल लेंगे? देख भाई, मुझे इंपल्स निकालना है, तो मैं करूंगा फोर्स का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड दैट टू मुझे करना पड़ेगा डिफाइंड लिमिट्स के अंतर्गत, ठीक है। तो टाइम तो मेरे को चाहिए पड़ेगा ना, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स तो जीरो हो चुका है, तो अपन लिख देंगे कि फोर्स is zero as soon as the bullet leaves the barrel, force becomes zero। तो 600 माइनस 2 10 की पावर 5 टी, तो क्या हो जाएगा 600 माइनस 2 10 की पावर प्लस का 5 टी इज इक्वल टू कितना हो चुका है, जीरो। प्लस का 5 था, जी सर प्लस का 5 था, ठीक है। अब देख क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसा पूरा जीरो हो ही चुका है, तो अपने पास में इसको मैं ऐसे कर दूंगा 2 10 टू द पावर 5 टी इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 600 आ चुका है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2 10 की पावर 3 टी इज इक्वल टू 6। भाई ये अपना पूरा फंडा सही चल रहा है क्या? यस सर सही चल रहा है। 2 10 की पावर 3 टी इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ चुका है। जब मैं टी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 बाई 2 करूंगा तो 3, और 10 की पावर कहां पहुंच जाऊंगा, -3 सेकेंड्स पे, ठीक है। ये है अपने पास टाइम, और ये होगा अपने पास में अपर लिमिट, बिकॉज लोअर लिमिट जो है ना वो तो अपने पास जीरो के बराबर ही होगा। तो ये अपने पास आ गया है टी फाइनल, और टी इनिशियल कोई पूछ ले तो वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। आपसे अब इवेंचुअली पूछा हुआ है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स जो होता है वो हो जाएगा फोर्स का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, इनिशियल और फाइनल लिमिट क्या है, 3 10 टू द पावर -3। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू, भाई फोर्स कितना है, फोर्स था 600 माइनस 2 10 टू द पावर 5 टी ना, ठीक है। तो अपन लिख देंगे इसको 600, तो पहले 600 इंटू डी टी आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा 600 इंटू डी टी। तो लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट पुट करूंगा तो वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है। माइनस कितना, एक काम कर 2 10 की पावर 5 को बाहर निकाल ले, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ टी करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ टी लिख दे अभी तो डी टी के साथ साथ, ठीक है। और कुछ तो नहीं है सर, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक है, ठीक है। लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक है, बस इतनी सी बात है। अब एक काम करेंगे, सारी वैल्यूज को अब पुट करना शुरू करो। एक काम करूं क्या, जरा उसको मैं खोपचे में ले लेता हूं एक बार, तो थोड़ा इसको अपन जरा दबा लें एक बार, पहले छोटा कर लो फिर यहाँ शिफ्ट कर लो। यस सर, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब क्या है पूरा लाइन पे आ गया ना भाई, ठीक है। तो अब लिखने में मजा आएगा। चले सर, क्या बच रहा है भैया, लंबा सवाल तो ही लग रहा है बहुत ज्यादा यार। तो I इज इक्वल टू कितना हो चुका है, 600 को बिल्कुल मत छेड़ना, 600 को बिल्कुल मत छेड़ो भाई। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना है, 3 10 टू दी पावर -3, ठीक है। यह आ गया अपर लिमिट, लोअर लिमिट, माइनस यहाँ पे कितना है बेटा 2 10 टू दी पावर 5, 2 10 टू दी पावर 5 था। उसके बाद फिर अपन ने क्या करा, t का करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा t स्क्वायर। लोअर लिमिट अपन जानते हैं और अपर लिमिट भी क्या है, 3 10 टू दी पावर -3। बढ़िया, क्रॉस चेक कर रहा था, ठीक है। यस सर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे भैया, बस वैल्यूज पुट करो जल्दी जल्दी। तो 600 अपर लिमिट पुट करना, तो 3 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा, -3। बढ़िया चल रहा है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, और उसमें सर माइनस करेंगे भाई, 10 की पावर कितना है, यहाँ पे 5 है, ये तो निपट ही चुका ना। उसके बाद क्या आएगा भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 10 की पावर -6 हो जाएगा। यस सर बढ़िया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इम्पल्स तेरे पास में कितना हो जाएगा बेटा, 6 3 18 हो जाएगा, 18 और 10 की पावर क्या हो जाएगा, -1, माइनस तेरे पास कितना हो जाएगा 9, और 10 की पावर
पावर क्या हो जाएगा -1, बस निपट गया भैया, निपट गया। 18 इंटू 10 की पावर -1 मतलब 1.8 हो जाएगा और ये 0.9 हो जाएगा। जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 हो जाएगा और न्यूटन सेकेंड इज गोइंग टू बी द एब्सोल्यूट यूनिट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, फोर्स इनटू टाइम था ना, फोर्स इनटू टाइम था ना, तो न्यूटन इनटू सेकंड तो होगा ही होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लिख चेक कर लें क्या? 0.9 न्यूटन सेकंड, क्या बात है, 0.9 न्यूटन सेकंड। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। पहले जो आपके लिए यहाँ पे ज्ञान वाली बातें करी हैं एक बार जरा इसको नोट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज कुछ लोग बोलेंगे सर इम्पल्स तो अपने को आता ही नहीं है, तो मैंने करवा दिया, लो बेटा इम्पल्स, ठीक है। चले ओके, ये वाला फंडा क्लियर हो गया। अब आओगे तुम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी एक बार इस वाले सवाल को ट्राई करो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन, नोट कर लिया। चलें सर, ओके डन है सर, डन है, ओके आगे बढ़ा जाए अब इससे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अ मैन फायर्स अ बुलेट जिसका मास है 200 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द गन इज ऑफ 1 kg मास। बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड्स। ठीक है, बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड्स। तो अपन सब जानते हैं भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल मोमेंटम इनिशियली क्या होगा भाई, गन के अंदर ही बुलेट बैठी हुई थी, इनिशियली किसी ने इसको फायर नहीं करा भाई, गन की वेलोसिटी भी जीरो और बुलेट की वेलोसिटी भी क्या है, जीरो, बिकॉज बुलेट गन के अंदर घुसी पड़ी है अभी, ठीक है। तो मोमेंटम इनिशियली इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम फाइनली, ठीक है। ओके, ये सब जो मैंने लिखा है ना, ये सब मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि हमें पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके अनुसार किसी भी सिस्टम का जितना मोमेंटम इनिशियली होता है उतना ही मोमेंटम सिस्टम के पास होता है फाइनली। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले अब जरा गौर करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम एब्सोल्युटली क्या है, जीरो के बराबर है, इज इक्वल्स टू बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स बैकवर्ड्स। बिल्कुल सही बात है भाई, ये अपने पास गन अंदर पड़ी है बुलेट, जैसे अपने ट्रिगर को दबाया, ठीक है, जैसे अपने ट्रिगर को दबाया तो वैसे बुलेट जो है वो धट्ट करके निकली बाहर, ठीक है। तो वो था अपने पास एक्शन। नाउ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो गन है ना, ये पीछे की तरफ आ जाएगी। अब तुम बोलोगे सर वो जो बुलेट थी वो तो बहुत दूर चली गई और ये जो गन है वो तो आपके हाथ में ही रह गया। भाई साहब देखिए, फोर्स बराबर काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि कैसे फोर्स बराबर काम कर रहा है, देखो बुलेट कहां चली गई, देखो गन तो यहीं पे रह गया। भाई ये अब जरा समझो उसका मसला, फोर्स बराबर काम करा लेकिन एक्सेलरेशन किस में ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा। नहीं आया समझ भाई? A इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन M। दोनों ही केसेस पे जितना फोर्स बुलेट पे लगा उतना ही फोर्स गन पे लगा, तो फोर्स इज कांस्टेंट। Therefore, acceleration is inversely proportional to mass। जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो भाई बुलेट जो था ना, गोली जो थी ना, उसका मास बहुत कम था, ग्राम्स में था उसका मास, ठीक है। जब मास बहुत कम होगा तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत सट्ट करके निकल गई, ठीक है। लेकिन जो गन है उसका मास ज्यादा होता है, तो मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, इसलिए बस वो पीछे हल्का सा रिबाउंड करेगी और तुम्हारा कंधा चीरते हुए पीछे नहीं निकल जाएगी, ठीक है। तुम्हारा कंधा चीरते हुए पीछे नहीं निकल जाएगी। जरा ध्यान देंगे अब यहाँ पे, तो अपने पास इनिशियली एवरीथिंग वाज 0 0 0, ठीक है। फाइनली क्या हो गया, तो भैया बुलेट का मास कितना है, 200 ग्राम, तो लेंगे इसको अपन 0.2 और इसकी स्पीड क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड, तो लेंगे इसको अपन 5। भाई साहब गन का मास कितना है, तो सर गन का मास है 1 kg और इसकी वेलोसिटी क्या है सर, वही तो नहीं पता, वही तो निकालनी है, ठीक है। तो ये 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1v, तो 1v इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो v इज -1, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये सर -1 क्यों आ रहा है, तो बेटा -1 जो है ना वो दरअसल ये दर्शाता है, ये 0.2, हाँ सही कन्वर्ट किया अपने, ठीक है। माइनस ये दिखाता है कि रिकॉइल वेलोसिटी है, तो माइनस शोज दैट द वेलोसिटी इज रिबाउंडिंग वेलोसिटी, ठीक है। माइनस ये शो कर रहा है दैट द वेलोसिटी, माइनस ये शो कर रहा है कि दैट द वेलोसिटी इज रिबाउंडिंग वेलोसिटी। रिबाउंडिंग, मैं अभी रिबाउंसिंग लिखने वाला था, तो या तो रिबाउंडिंग बोल दो या फिर रिकॉइलिंग वेलोसिटी बोल दो, ठीक है, या फिर रिकॉइलिंग वेलोसिटी। या तो आप इसको रिबाउंडिंग वेलोसिटी बोल दीजिए बेटा, या तो आप इसको रिकॉइलिंग वेलोसिटी बोल दीजिए बेटा, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर है आप लोग के दिमाग में, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर, यस सर। चले
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बेटा आपके सामने सवाल। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप सवाल को प्रॉपर्ली जो है देख सकें। बहुत ही सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन है यार, उड़ा दो इस सवाल को जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चलो अगर अभी तक आंसर नहीं आया होगा तो जरा इसको फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो two bodies of masses 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is what? ठीक है, तो भैया एक्सेलरेशन निकालना है बट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मैं क्या करता हूं बेटा, हमेशा जो हल्का वाला मास होता है ना, मैं उसको m1 मानना चाहता हूं। ये मैंने करवाया हर तरह के डेरिवेशन में कि जो हल्का वाला मास होगा उसको मैं m1 ले लेता हूं, जो भारी वाला मास होगा उसको मैं m2 ले लेता हूं। ठीक है, m1 मतलब हल्का वाला मास और m2 मतलब भारी वाला मास। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा भाई, जस्ट गो विद द बेसिक फॉर्मूला ना, जस्ट गो विद द बेसिक फॉर्मूला ना। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का भाई, ये हो जाता है m2 माइनस m1g। फॉर्मूला क्या होता है m2 माइनस m1g अपॉन नीचे क्या हो जाता है m1 प्लस m2। ठीक है, तो m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट इज m2 सर 6, व्हाट इज m1 सर 4। तो m2 माइनस m1g अपॉन नीचे अपन कर देंगे m1 प्लस m2। व्हाट इज m1, m1 इज 4, व्हाट इज m2, m2 इज 6। तो अपने पास में a कितना हो जाएगा बेटा, ये अपने पास कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 अपॉन 10g दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g अपॉन 5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, g अपॉन 5। तो एब्सोल्युटली ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन फॉर यू। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद फिर आपको इसके अगले वाले सवाल पर ले करके चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो रहा है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चलो ओके, g/5 अपना आंसर आ चुका था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके ठीक है, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब जमीन पे ही एक उधर बिखर गया, एक यहाँ और एक यहाँ बिखर गया। तो ये इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बिखरे हैं। उसके बाद क्या है, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड पार्ट जिसका मास कितना है 2 kg moves with a velocity of 8 meter per second. If the third part flies off with 4 meter per second, then उसका मास क्या होगा, इसका मास निकालना पड़ेगा। एक्सप्लोजन, अच्छा बेसिक मास गिवन है क्या, बेसिक मास तो गिवन था नहीं है सच। ठीक है, तो अब यहां पे अपन को निकालना है तीसरे वाले पार्टिकल का मास। अब एक बार जरा इसको सेल्फ ट्राई कर लो। ये बेसिकली बेस किस पर है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। ठीक है, एक बार सेल्फ ट्राई करो, जो भी आपका आंसर आ जाए असली नाम के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। क्या हुआ, गलत अगर हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद तो बन जाएगा ना। ठीक है, बट सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर। चले फिर, बढ़िया सवाल देख लिया आप लोगों ने। अब जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यार मासेस एक बार जरा देख लें क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 2 ऑफ देम गोज ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, तो एक जा रहा मान ले एक्स पे, एक जा रहा मान ले वाई पे, ऐसा अपन मान लेते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जमीन पे ही यहाँ वहां एकदम छितरा गए हैं पूरा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट पार्ट का मास कितना है 1 kg और उसकी स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले का मास कितना है 2 kg, उसकी स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। फर्स्ट वाले का मास कितना है 1 kg और फर्स्ट वाले की स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले का मास कितना है 2 kg और दूसरे वाले की स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है कि तीसरे वाले का मास क्या होगा, इफ आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग। तो यहां पे है कि इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विथ 4 मीटर पर सेकेंड देन इट्स मास। अगर थर्ड पार्ट की वेलोसिटी है, चल अपने पास कितनी 4 मीटर पर सेकेंड, तो अपन निकालते हैं कि इसका मास क्या होगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब देख क्या होता है भाई, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियली कुछ ब्रेकआउट नहीं हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, मास इनटू देयर वाज नो वेलोसिटी। तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं कि मोमेंटम फाइनल इक्वल टू अपन लिख देते हैं मोमेंटम इनिशियल। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, मोमेंटम फाइनल इक्वल टू क्या लिखते हैं मोमेंटम इनिशियल। नाउ व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, तो भैया एक काम करो, फाइनल मोमेंटम के लिए अपन एक काम करते हैं, पहले वाले का मोमेंटम। ठीक है, तो पहले वाले का मोमेंटम का वेक्टर नोटेशन, दूसरे वाले के मोमेंटम का वेक्टर नोटेशन, तीसरे वाले के मोमेंटम का वेक्टर नोटेशन। सर क्यों कर रहे हैं वेक्टर नोटेशन, बिकॉज बेटा सवाल में हिंट था
एक जा रहा है एक्स एक्सिस पे, एक जा रहा है वाई एक्सिस पे, तो भाई यहाँ पे डायरेक्शंस का तो मसला है, ठीक है। और हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं जहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू 90 पुट कर सके, तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, मतलब एक आई कैप ले ले एक जे कैप ले ले। हालांकि गिवन नहीं है कौन सा वाला एक्स पे है कौन सा वाला वाई पे है, बट गिवन ये तो है ना कि दो परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ठीक है। अगर दो परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो एक को एक्स मान ले एक को वाई मान ले, तेरा मन करे एक को वाई मान एक को जेड मान, जो तेरा मन करे वैसा कर, लेकिन वेक्टर नोटेशन में करेंगे तो ही अपन आंसर तक पहुंच पाएंगे इसमें आसानी से, ठीक है। इक्वल टू क्या हो चुका है, इनिशियली देयर वाज एब्सोल्युटली नो मोमेंटम, ठीक है। तो भाई यार मोमेंटम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो भैया पहली वाली बॉडी का मास कितना है 1, और पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है सर, ये वेलोसिटी है 12, तो अपन एक काम करें इसको 12 आई कैप कर दें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यस सर चलेगा, इसको अपन 12 आई कैप कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे वाले की बात करो, दूसरे वाले का मास क्या है सर, दूसरे वाले का मास तो है 2 kg, और दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी है सर 8 है, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर था तो x और y ले ले, x और z ले ले, जो तेरा मन करे, ठीक है। भाई तीसरे वाले के बारे में कोई चीज नहीं पता है, मास पता तीसरे वाले का, भाई वही तो निकालना है, मास ही तो नहीं पता, वही तो निकालना है। जब m3 निकालना है, इसको मैं m बोल दूं चलेगा, आप लोगों को बस एक ही तो वेरिएबल है m बोल दूंगा, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी मालूम है क्या, वेलोसिटी है 4, वेलोसिटी अपने पास कितनी आ चुकी है इसकी 4 आ चुकी है, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 के बराबर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात आपको तो नहीं आ रही इसके अंदर, तो अपन एक काम कर देंगे 4m इज इक्वल्स टू, अपन इसको यहां फेंकते हैं, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12 का आई कैप, और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का कितना हो जाएगा ये 16, और ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है। तो अपने पास 4m, भाई जब अपन निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर करोगे 144, 16 का स्क्वायर करोगे 256, ठीक है। तो कितना हो जाएगा रूट ऑफ कितना हो जाएगा बेटा ये 300 और बोले तो 400, तो रूट ऑफ 400 कितना होता है सर 20 के बराबर होता है। तो 4m अगर 20 के बराबर आ गया है तो m कितना हो जाएगा सर 20/4, और 20/4 कितना होता है सर 5 kg के बराबर होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 kg वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो भैया ये रहा अपने पास इसका पूरा सोल्यूशन, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद तो बस टिक ही मारना था 5 kg वाले ऑप्शन पे, उसके बाद तो बस टिक ही मारना था 5 kg वाले ऑप्शन पे, हो गया, चले सर ओके हो गया। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है। कार मैटर नहीं कर रही, कार के फ्लोर पे एक बॉडी है वो मैटर करेगी, वो बॉडी स्टैटिक रहनी चाहिए। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज व्हाट, ठीक है। तो एक काम करता हूं, ये बनाते हैं अपन कार का फ्लोर, ठीक है। ये बना दिया अपन ने, क्या कार का फ्लोर बना दिया, और यहां पे इसके ऊपर एक बॉडी जो है वो रेस्ट कर रही है, ये कार का फ्लोर बनाया, इसके ऊपर एक बॉडी जो है वो रेस्ट कर रही है। भाई इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ, मैंने बोला बहुत बढ़िया, और इसके वेट को बैलेंस कर दिया है इसके रिएक्शन फोर्स ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अब देख क्या होता है, इसके राइट में एक फोर्स काम करेगा विच इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन, और सिंस फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा इसके ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा इसके ऊपर, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को मैं लिख दूंगा म्यू इनटू आर, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स वैसे भी क्या होता है म्यू इनटू आर, तो आर और mg तो बैलेंस्ड है, तो मैं इसको यहां पे लिख दूं क्या कि आर एंड mg इज बैलेंस्ड, आर और mg जो है ना वो बैलेंस्ड है, तो आर एंड mg इज बैलेंस्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है, आर mg पूरा बैलेंस हो चुका है। तो ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू इनटू आर के बराबर, तो अपन लिख देते हैं कि देयरफॉर सिंस द बॉडी ऑन द फ्लोर इज स्टैटिक, बॉडी ऑन द फ्लोर इज स्टैटिक, कार के फ्लोर पे जो बॉडी पड़ी हुई है वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स कितना काम करेगा उसके ऊपर सर 0 काम करेगा, ठीक है। तो भाई ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये म्यू आर के बराबर हो जाएगा, बढ़िया। ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू आर के बराबर, तो म्यू और r कितना हो जाएगा mg के बराबर, r कितना हो जाएगा mg के बराबर। अब एक काम करो बेटा, यहां बचाओ काटा पीटी, m से m निपट जाएगा, m से m निपट जाएगा। क्या निकालना है आपको सर, यहां पे निकालना है अपने को, क्या निकालना है एक्सेलरेशन ना, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.15, g की वैल्यू इज 10, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा 0.15 था,
कि 0.015, नहीं सर सही है। और उसके बाद जी मतलब 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये अपने पास 1.5 एब्सोल्युटली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ए तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन कौन सा वाला है? और भाई इतने आसपास के ऑप्शंस होते हैं ना, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी इस पर टिक लगा लो बेटा, ये आपका हो चुका है क्वेश्चन। डन 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 डन। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ओके, अगला सवाल। कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज बेसिकली 0.05। अब उसके बाद यहां पे निकालना है आपको क्या कॉमन एक्सेलरेशन होगा, वो आपको निकालना है। डायग्राम बनाए बिना काम चलता है क्या? नहीं चलता है सर, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इस वाली बॉडी पे पहले खेल लेते हैं। तो मैं ट्रॉली को ए बोल देता हूं और मैं इस वाले ब्लॉक को चलो बी बोल देता हूं। चलेगा आप लोग को इतना? ट्रॉली को ए बोला और इस वाले ब्लॉक को मैंने बी बोल दिया। तो पहले अपन ये ट्रॉली पे खेलने क्या, एक बार अपन ट्रॉली पे गेम खेल लेते हैं, ठीक है। तो सर जब ए वाली बॉडी पे मैं गेम खेलूंगा ना, तो भैया देखो एक बात तो समझ जाओ, इसका वेट mg, इसका रिएक्शन फोर्स r, दोनों बैलेंस्ड है। मुझे कैसे पता बैलेंस्ड है? क्या ये ट्रॉली ऊपर उचक रही है? नहीं। क्या ये बॉडी ये बेस को फाड़ के नीचे घुस रही है? क्या नहीं घुस रही है। इसका मतलब ना ही r और ना ही mg कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर थी, इसीलिए कहा कि बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन एक बड़ी प्यारी सी बात है बेटा, कलाकारी। यहां पर टेंशन काम करेगा इस तरफ, बोलो हाँ, ठीक है। टेंशन की वजह से सिस्टम में क्या होगा? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? इस तरफ होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेट करेगा ये इस तरफ, और ये ट्रॉली जो है वो जाएगी, ये जो ब्लॉक लटका हुआ है ये जाएगा एक्सेलरेशन नीचे ए के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर इसके अंदर। अब जरा ध्यान देंगे, ए वाली बॉडी पे करते हैं फोकस। तो टेंशन मतलब फोर्स इक्वल टू क्या होता है? अच्छा एक और चीज बेटा, टेंशन तो राइट में है लेकिन फ्रिक्शन लेस सरफेस तो नहीं है ना सर। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या गिवन था? क्या कैलकुलेट गिवन था भाई? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहां काम करेगा? पीछे काम करेगा। और क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू आर, और आर किसके बराबर है? mg के बराबर। आर किसके बराबर है? mg के बराबर। तो कितना हो जाएगा? टेंशन राइट वाला माइनस क्या हो जाएगा पीछे? म्यू mg। तो टोटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है सर? मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास? तो सर इसका मास तो कितना है अपने पास 10 kg। और उसके बाद जी अच्छा एक और चीज, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अपन ए ले लेते हैं, ए के बराबर। चलेगा आपको इतना, ठीक है। ए लिया, ए मतलब एक्सेलरेशन अपन ने ले लिया ए के बराबर। तो भाई यहाँ पे टी माइनस भाई म्यू कितना है अपने पास? 0.05। और उसके बाद मास कितना है इस ट्रॉली का? तो ट्रॉली का मास है 10 और जी कितना है 10 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 10a हो जाएगा, ठीक है। तो t माइनस, अब जरा ध्यान देना, गलती मत करना, 10 इंटू 10 करेंगे 100 तो आ जाएगा 5। तो ये अपने पास ये आ गया ऐसा कुछ, ठीक है। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं बेटा, बॉडी बी के लिए इक्वेशंस को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब बॉडी बी पे अपन करेंगे फोकस, मतलब वो वाली बॉडी, उसका वेट काम करेगा नीचे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, m इंटू जी। तो कितना हो जाएगा 20, और टेंशन काम करेगा ऊपर, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2a के बराबर। ये आ गई इक्वेशन 2। भाई क्या निकालना है सर? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, पहली वाली में दूसरी वाली को ऐड कर दो। तो क्या t से t निपट गया, और 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 ना? हाँ सर 12। तो ए तेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? 3 से कर, तो 5/4। तो 5/4 करेंगे तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए पे टिक लगा देना और इसके बाद आगे बढ़ जाना। इतनी सिंपल सी चीज थी बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन। इट्स एज सिंपल एज दैट। चले सर, ये वाला सवाल भी अपना हो चुका है डन। आ जाओ बेटा इसके अगले वाले सवाल की तरफ। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, जिसका मास कितना है? अच्छा, ब्लॉक ए का मास कितना है? 2 kg, एंड द टेबल शो इन द फिगर इज 0.2। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव। अच्छा, स्टैटिक है। द स्ट्रिंग एंड द पुली आर अज्यूम्ड टू बी स्मूथ एंड मासलेस। स्ट्रिंग का कुछ मास नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, मतलब
फ्रिक्शन तो काम करेगा, पर एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो। ये भी सिंपल क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही कुछ क्वेश्चन है इसमें भी, ये वाले क्वेश्चन के अंदर भी कॉन्सेप्ट है। एक बार जरा ट्राई कर लो, जो तुम्हारा आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना, बाकी यार उसको उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ उसको सॉल्व। चले भाई अब जरा कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल था आप लोगों के सामने, मेरे ख्याल में आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं, जरा गौर करना इसके ऊपर बेटा। फ्रिक्शन फोर्स तो काम करेगा, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है, मतलब सरफेस पे फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन अच्छा कितना काम करता है, म्यू आर के बराबर, और आर क्या होता है, mg, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, म्यू mg, ठीक है। और दूसरी सबसे प्यारी बात क्या है कि इस रस्सी पे ना टेंशन काम करेगा इस तरफ, इसका वेट काम करेगा नीचे mg, और इसका रिएक्शन फोर्स काम करेगा ऊपर r, ठीक है। अब देख क्या होता है भाई, जब मैं बॉडी ए पे पूरे गेम खेलना स्टार्ट करूंगा ना, आपको दरअसल बी वाली बॉडी का मास निकालना है, सो दैट कोई भी ब्लॉक जो है मूव ना करे, मतलब एक्सेलरेशन ना ही इसके अंदर है और ना ही इसके अंदर आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज प्योरली व्हाट, 0 के बराबर, ठीक है। अब जरा अपन ए वाली बॉडी पे करते हैं फोकस, ये रही ए वाली बॉडी, इसका वेट काम करेगा तो नीचे वो तो छोड़ो उसको, ठीक है। तो टेंशन अच्छा टी माइनस क्या हो जाएगा बेटा, टी माइनस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू आर। तो टोटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो t माइनस भाई म्यू की वैल्यू क्या है, 0.2, m कितना है, उस वाली बॉडी का मास कितना है, 2, और g की वैल्यू कितनी अपने पास, g की वैल्यू 10 लेने को बोला है, तो बहुत बढ़िया भाई। तो t माइनस कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 10 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहां से टेंशन आ जाएगा अपने पास में कितना, 4 न्यूटन, बढ़िया। अब अपन एक काम करते हैं, बी वाली बॉडी पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं बेटा, बी वाली बॉडी पर फोकस करते हैं। तो ये रही बी वाली बॉडी, इसका देखो नीचे वेट काम करेगा mg, ऊपर काम करेगा तो -t हो जाएगा, इज इक्वल टू होना चाहिए था मास इनटू एक्सेलरेशन, बट देयर इज एब्सोल्युटली 0 एक्सेलरेशन, ठीक है। सवाल में ये गिवन था ना, तो mg इज इक्वल टू टी आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू टी कितना है अपने पास, t था सिर्फ 4 के बराबर, g कितना है 10, बस इत्मीनान से सॉल्व हो गया। 0.4 kg इज द आंसर। भाई 4.0 पे टिक मत कर देना, ऑप्शन डी पे टिक करना, 0.4 kg इज द एब्सोल्यूट आंसर। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले सर आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ये सवाल आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है बेटा, एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, एक बार जरा देखो क्या होता है, आएगा तुम्हारा आंसर, आएगा, आया, चेक कर लिया, कमेंट सेक्शन में लिख दिया, चलो आ जाए कमेंट सेक्शन में। अगर तुमने आंसर लिख दिया तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारा आंसर 1:1 ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, उनके रेडियस अलग अलग होने दे, इनकी वेलोसिटी अलग अलग होने दे, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम, ठीक है। मतलब जितना टाइम ए वाले को लग रहा है एक चक्कर मारने में, उतना ही टाइम बी वाले को लग रहा है एक चक्कर मारने में। जब दोनों का टाइम सेम है तो उसको अपन टी ही बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड क्या होगा, ठीक है। अब एंगुलर स्पीड जो आपसे पूछी है, तो मतलब बेटा ओमेगा ए अपॉन क्या पूछा है बेटा, ओमेगा बी, तो क्या होता है ये 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा टी, और यहां पे भी करेंगे 2 पाई अपॉन टी बी वाले के लिए। भाई ए वाली बॉडी हो या बी वाली बॉडी हो, जब चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा ना, तो दैट्स वाई 2 पाई से 2 पाई जो है वो निपट गया। भाई टाइम पीरियड दोनों का सेम था यार, टी बी अपॉन टी, ये करने को तो मैं कर दूं, लेकिन आप जानते हैं सवाल में गिवन था कि टाइम पीरियड दोनों का ही सेम था, तो टी अपॉन टी सॉल्व करेंगे 1:1, सॉल्व करेंगे तो 1:1, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहेगा तुम्हारे पास में पूरा सुप्रीम आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए फिर बढ़िया, बहुत शानदार, इसको अपन लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जरा आते हैं इसके अपन अंतिम सवाल के ऊपर, ठीक है। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग जिसका लेंथ है l के बराबर इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल जिसका मास है m के बराबर, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल पेग, ठीक है, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर will be, भाई साहब जो नेट फोर्स है ना, जो विच इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, इसका मतलब कौन सा फोर्स है भाई, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम करता है यार, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस केस में द सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द टेंशन। वो जो रस्सी थी ना भैया, उस रस्सी में जो टेंशन आया था, दैट टेंशन वाज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन की वजह से आया था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स
and it is provided by tension, and it is provided by tension। तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स है बट इट इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन, तो ये रहेगा अपने पास सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी टिक लगा लो, हो गया आपका पूरा कार्यक्रम डन डना डन डन। ठीक है, पक्का 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 क्लियर है भाई। अगर आपको इसका पूरा पर्सपेक्टिव चाहिए तो एक काम करो, यहां देख लो बेटा, ये इसका जो पूरा पर्सपेक्टिव है एक बार जरा यहां देख लो, यही सेम चीज थी यहां पे बनी हुई, एक सेकेंड, यही सेम चीज थी यहां बनी हुई, बट एक बार ना मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सामने इसका पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर कर दिया जाए। ये बनाया अपन ने चल एक ग्राउंड, ठीक है, और ये बना दिया अपन ने टेबल, ठीक है, ये बना दिया अपन ने टेबल। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, शानदार तरह से भाई। यहां पे क्या है ना कि एक कांटा सा है, एक पैक सा है, ठीक है, जिसके अबाउट क्या है, एक रस्सी के थ्रू हमने बांध के रखा हुआ है एक स्टोन को, ठीक है, एक रस्सी के थ्रू बांध के रखा हुआ है स्टोन को, और स्टोन का जो पूरा मोशन हो रहा है बेटा, स्टोन का जो पूरा मोशन हो रहा है बेटा, वो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि इसके पास वेलोसिटी तो होगी, लेकिन इस पर हमेशा हर पल एक फोर्स काम करेगा जो कि टेंशन होगा, और यही टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल डन फॉर यू। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही होगी आपको। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15 ऑल डन फॉर यू, MIQ हो चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को देख के आपको लगा होगा कि हाँ भैया अब जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे ग्रिप में आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपकी हेल्प करी इस वीडियो ने तो जरा इस वीडियो को लाइक कर दें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को शेयर करो, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को फैला दो, और सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी पहुंचने वाली हैं जल्द से जल्द, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।